वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हमें बताना है कि कौन इनवर्स प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। तो अब हमें बताना है कि किसी कंपनी में कितने नंबर ऑफ जॉब है और उस कंपनी में उस काम को करने के लिए कितना टाइम लगता है। तो हमें कितने नंबर ऑफ वर्कर्स को रिलेट करना है कि वो जो काम है वो कितने टाइम में करते हैं। तो जैसे जैसे वर्कर्स की संख्या बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा। तो वर्कर्स ज़्यादा टाइम कम। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी चीज़ उस पर डिपेंड होके कम हो जाएगी, या फिर एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। तो ये भी एक इन्वर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। कैसे, एज नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेस the job time will also decreases। तो जितने ज़्यादा वर्कर्स उतना कम टाइम लगेगा काम करने को। तो hence they are inversely proportional। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। क्या है, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमें किसको किससे रिलेट करना है कि एक जर्नी में कितना टाइम लगता है और उस टाइम में कितने डिस्टेंस वो ट्रेवल करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड में। तो अगर हम ज़्यादा टाइम लेंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो इसमें क्या, कौन सी कंडीशन हो गई, एक चीज़ ज़्यादा तो दूसरी चीज़ भी ज़्यादा होगी। तो ये एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का एग्जाम्पल नहीं है, ये तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एग्जाम्पल है। तो फॉर मोर टाइम, ज़्यादा समय के लिए डिस्टेंस तो बढ़ता है, मोर टाइम मोर डिस्टेंस ट्रेवल। So it is not an example of inversely proportional। तो अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। क्या कहता है, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। तो अब हमें क्या रिलेट करना है कि एरिया कल्टीवेटेड लैंड का और कितना क्रॉप कटा है। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा क्रॉप होगी, मतलब जितना ज़्यादा हमारा लैंड या ज़मीन होगी उतनी ज़्यादा हमारी क्रॉप्स होगी और उतनी ज़्यादा कटिंग होगी। तो ये तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एग्जांपल है। तो मोर एरिया ऑफ लैंड मोर क्रॉप, जितना ज़्यादा एरिया उतनी ज़्यादा क्रॉप टू हार्वेस्ट। सो इट इज not an example of inversely proportional। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। वो क्या कहता है, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी, फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो अब हमें क्या रिलेट करना है, एक जर्नी का टाइम और उस जर्नी के लिए कितनी स्पीड है गाड़ी की। तो जितना ज़्यादा टाइम, जितनी ज़्यादा स्पीड रहेगी उतना कम टाइम रहेगा, जितनी ज़्यादा स्पीड रहेगी उतना कम टाइम रहेगा। तो ये क्या हुआ, एक चीज़ ज़्यादा दूसरी चीज़ कम। तो ये एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का एग्जाम्पल बन सकता है। तो
if speed increases, time taken for journey is less. एक चीज ज्यादा दूसरी चीज कम, hence it is an example of inversely proportional. फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। तो एक कंट्री की पॉपुलेशन को रिलेट करना है उस कंट्री के एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, मतलब कि पर पर्सन को कितना लैंड मिलता है। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन भी डिक्रीज होगा। जैसे कि अभी अगर 5,000 लोग एक कंट्री में हैं और हर एक व्यक्ति को 1 किलोमीटर का लैंड, 1 किलोमीटर स्क्वायर का लैंड मिलता है, पर जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो वो लैंड भी कम हो जाएगा। तो ये एक चीज़ ज़्यादा दूसरी चीज़ कम, मतलब कि डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। तो इफ पॉपुलेशन increases, the area of land per person will decreases, hence it is an example of inversely proportional. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग द विनर्स। द complete the following table and find the prize money given to an individual is directly or inversely proportional to the number of winners। तो पहले टेबल बना लेते हैं और हमें क्या करना है कि एक गेम, टेलीविजन गेम में 1 लाख रुपए की प्राइज है, तो हमें हर एक विनर को इक्वली उस प्राइज मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ प्राइज इंक्रीज होते जाएंगे वैसे ही प्राइस भी डिक्रीज होती जाएगी, प्राइस सब में बढ़ती जाएगी ना। तो ये एक कौन सा कंडीशन हो गई? कोई चीज़ ज़्यादा दूसरी चीज़ कम, तो ये एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का एग्जाम्पल हो गया। अब हमें सब ब्लैंक स्पेसेस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये रही टेबल, इसमें नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं और अब हमें मनी निकालनी है। अगर एक विनर बनता है तो पूरी 1 लाख रुपए उसको मिल जाएंगे। अगर 2 विनर मिलते हैं तो एक पर्सन को 50,000 रुपये मिलेंगे। वैसे ही अगर 4, 5, 8, 10 या 20 विनर्स बनते हैं तो हमें बताना है कि कितने कितने प्राइस मिलेंगे। तो ये एक डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का एग्जाम्पल है। तो हम भी ऑब्जर्व करते हैं, हमने ऑब्जर्व करा कि नंबर ऑफ विनर्स इनटू प्राइस मनी इक्वल टू नंबर ऑफ विनर्स इनटू प्राइस मनी किसके बराबर है? इसमें फर्स्ट वाले ब्लॉक के नंबर ऑफ विनर्स और मनी का मल्टीप्लाई करा इक्वल टू सेकेंड वाले ब्लॉक में मनी और नंबर ऑफ विनर्स का मल्टीप्लाई करा तो 1 लाख के बराबर आ गया। ये हमारा प्रोसेस है। तो ऐसे ही अब हम ये ए को फाइंड करेंगे, बी को फाइंड करेंगे, सी, डी और ई को फाइंड करेंगे। ये हमारे 4 वेरिएबल से हमें इन्हें फाइंड करना है। तो क्या लिखना पड़ेगा? लेट assume the blank space B, A, B, C, D और E। ये हमने अज्यूम कर लिया कि ब्लैंक स्पेस में A, B, C, D, E है। तो अभी हम से थर्ड वाले ब्लॉक की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे कि इसके पहले वाले ब्लॉक में नंबर ऑफ विनर्स इनटू प्राइज मनी
इक्वल टू उसी ब्लॉक के नंबर ऑफ विनर्स इनटू प्राइज मनी। अभी हमने प्राइज मनी को ए अज्यूम करा है, तो ए की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 2 × 50,000 अपॉन 4 इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और ए की वैल्यू आ गई 25,000। तो 25,000 आ गई ए की वैल्यू। सेम ऐसे ही बी की वैल्यू आ जाएगी, कैसे, 4 × 25,000 इक्वल टू 5 × बी। तो 5 को इधर शिफ्ट करेंगे, 4 × 25,000 अपॉन 5 इक्वल टू बी। तो कितनी वैल्यू आ गई, बी इक्वल टू आ गया 5 × 1 = 5, 5,000 तो 5, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 20,000 रुपीज़। अब सेम ऐसे ही हम निकालते हैं सी की वैल्यू, तो क्या करेंगे, 5 × 20,000 इक्वल टू 8 × सी। तो 5 × 20,000 अपॉन 8 इक्वल टू सी। 8 इधर डिवाइड में चला गया, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई डिवाइड करने पे 12,500 रुपीज़ सी की वैल्यू आ गई। सेम ऐसे ही अब डी की निकालते हैं, तो 8 × 12,500 इक्वल टू 10 × डी। तो 8 × 12,500 अपॉन 10 इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, ये 0 से 0 कैंसिल, तो डी की वैल्यू आ गई 10,000 रुपीज़। अब ऐसे ही ई की वैल्यू भी निकालते हैं, तो क्या करेंगे, 10 × 10,000 इक्वल टू 20 × ई। अब ये कितना हो गया, 1,00,000 रुपीज़ अपॉन 20 इक्वल टू ई। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई इक्वल टू आ गया 5,000 रुपीज़। तो ये आ गई सबकी वैल्यू। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कहता है, रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। ही वॉन्ट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट द एंगल्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रहमान को एक व्हील में स्पोक्स लगाने हैं, तो उसे इस प्रकार से स्पोक्स को लगाना है कि उस सभी जितने भी स्पोक्स है उनके बीच का एंगल एक दूसरे के इक्वल हो। तो अब हमें बताना है ये टेबल कंप्लीट करके कि कितना कितना एंगल होगा। तो ये रही टेबल जिसमें नंबर ऑफ स्पोक्स ये रहे और एंगल्स बिटवीन देम हमें निकालना है। तो ये ब्लैंक स्पेस को ए, बी और सी नाम दे देते हैं और ये रहे एंगल्स बिटवीन देम। अगर 4 स्पोक्स लगा रहे हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा सबके बीच में, और अगर 6 स्पोक्स लगा रहे हैं तो 60 डिग्री का एंगल्स बनेगा। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम स्पोक्स का नंबर बढ़ा रहे हैं एंगल्स भी डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये कैसा रिलेशन हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तो अब हम निकालते हैं कि ए की वैल्यू कितनी होगी। तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रीवियस ब्लॉक में के दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 60 इक्वल टू 8 × ए। तो 60 × 6 अपॉन 8 इक्वल टू ए। तो फाइनल ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। सेम बी की वैल्यू निकालते हैं, कैसे, बी की वैल्यू निकालते हैं 8 × 45 डिग्री इक्वल टू 10 × बी। तो 8 × 45 अपॉन 10 इक्वल टू बी। तो फाइनल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। अब ऐसे ही सी की वैल्यू निकालते हैं, तो 36 × 10 इक्वल टू 12 × सी। तो 36 × 10 अपॉन 12 इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। ऐसे हमारी पूरी टेबल कंप्लीट हो गई। अब फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है कि आर द नंबर्स ऑफ स्पोक्स आर
एंड द एंगल्स फॉर्म बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज इनवर्सली, तो हमने पहले ही बोल दिया कि ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन वाली क्वेश्चन है। अब सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। तो अब हमें दिया है कि अगर उसमें 15 स्पोक्स होती है तो हमें एंगल फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, हमें पता है कि फर्स्ट वाली ब्लॉक क्या है, 4 × 90, वो किसके बराबर होगी, जितनी स्पोक्स दी हुई है और हमें निकालना है एंगल, उसे मान लेते हैं एक्स। तो क्या लिखेंगे, लेट द एंगल बी एक्स, हमने एंगल को मान लिया एक्स और क्वेश्चन में क्या दिया था कि 15 स्पोक्स से और हमें एंगल निकालना है। तो 4 × 90 डिग्री इक्वल टू 15 × एक्स, तो 4 × 90/50 इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 24 डिग्री। तो 24 डिग्री आ गई हमारी एक्स की वैल्यू। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। ये क्या कह रहा है कि इफ द एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री, तो हमें फाइंड करना है कि कितनी स्पोक्स हैं। अगर एंगल 40 डिग्री है तो हमें स्पोक्स फाइंड करना है। तो लेट स्पोक्स बी वाई, स्पोक्स को हमने मान लेते हैं कि वाई है। अब 4 × 90 डिग्री इक्वल टू वाई इंटू स्पोक्स, कितनी एंगल कितना है, 40 डिग्री है स्पोक्स के बीच में एंगल। तो अब वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो वाई 4 × 90/40 इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की वैल्यू आ गई 9। तो 9 स्पोक्स आर देयर, अगर 40 डिग्री एंगल बनता है तो 9 स्पोक्स होंगी। ये हमारा आंसर आ गया।